नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना शुरू करने के पहले मैं अपने किस्सा गोई परिवार का हृदय से आभारी हूं कि मैं अपनी बुआ जी की देहांत की जिस सूचना पर अपने गृह जनपद प्रयागराज गया था, उन्हीं बुआ जी के प्रति आपकी जो शोक संवेदनाएं हैं, वो मेरे हृदय को छू गईं। बहुत ढेर सारे लोगों ने मेरी बुआ जी के प्रति उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुत से शब्द लिखे थे। मैं एक बार फिर से अपने पूरे परिवार का हृदय से इन शोक संवेदनाओं, शोक संदेशों के लिए आभारी हूं। आज की घटना 22 जनवरी 2001 की है। इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में एक मोहल्ला है मुट्ठीगंज। मैं भी उसी मोहल्ले का निवासी हूं। वहाँ एक जगह है ऊंचा मंडी, मुट्ठीगंज में ही। और इलाहाबाद के जो बहुत मशहूर डॉक्टर दीपक अग्रवाल, उनका क्लिनिक भी है ऊंचा मंडी में। डॉक्टर अग्रवाल शाम को करीबन 7 बजे के आसपास अपने यहाँ जो भारी भीड़ थी उसके लिए उन्होंने मना किया कि अब और ज़्यादा लोगों को आज नहीं देख पाएंगे। और करीब 9:30 बजे के आसपास वो क्लिनिक बंद करके अपनी गाड़ी मारुति जैन पर अपने व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड कमलेश नारायण मिश्रा को बिठाकर अपने घर के लिए चल दिए। लाउदर रोड पर जैन क्लिनिक के पास एक टाटा सुमो ने उनको ओवरटेक किया। उसमें से 4-5 बदमाश तेजी से उतरे। डॉक्टर साहब गाड़ी चला रहे थे, उनका गेट खोल दिया। दूसरी तरफ उनका गार्ड बैठा हुआ था, उसका भी गेट खोल दिया। डॉक्टर साहब को स्टीयरिंग से, सबके हाथ में कट्टे थे, डॉक्टर साहब को स्टीयरिंग से खिसका कर एक अपहरणकर्ता उनकी स्टीयरिंग पर बैठ गया। जिस टाटा सुमो से वो लोग आए थे उसको वहीं छोड़ दिया और डॉक्टर दीपक अग्रवाल और कमलेश नारायण मिश्रा को उन्हीं की गाड़ी में लेकर वहां से भाग गए। बाद में पता लगा था कि यह टाटा सुमो फैजाबाद से इलाहाबाद तक के लिए, यानी तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज तक के लिए किराए पर लाई गई थी। थोड़ी देर बाद, करीब 45 मिनट के बाद, डॉक्टर दीपक अग्रवाल की पत्नी सविता अग्रवाल को डॉक्टर साहब के लैंडलाइन फोन पर फोन आया। किसी ने उनको बताया कि अपने पति का वेट मत करना, हमने उसको उठा लिया है, तुम इधर उधर परेशान मत होना, 50 लाख रुपए का इंतजाम करके रखो, आगे की सूचना हम देते रहेंगे। बाद में ये ऐड कर दिया कि अगर तुम चाहो तो पुलिस को बता सकती हो, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस को उसका हिस्सा हम लोग दे देते हैं। अब आप सोचिए कि उस समय डॉक्टर दीपक अग्रवाल की पत्नी के पास क्या चारा रहा होगा। उठाने वाले ने बता दिया कि पुलिस के पास जा सकती हो, पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, और साथ में ये कि हम उनका हिस्सा दे देते हैं। ये शक घर वालों के दिमाग में, ताकि वो पुलिस के पास न जाएं। ये इस तरह के डायलॉग 90 के दशक के अंत में बदमाशों ने बोलना शुरू किए, क्योंकि उस समय अपहरण पूरे उत्तर भारत में एक उद्योग की तरह चलाया जा रहा था। अपराधी बेखौफ हो गए थे, किसी का डर उनके भीतर नहीं था। कारण आप समझ सकते हैं।
ये डायलॉग पहले जो डकैत लोग कहते थे, ये उसके उलट है। पहले के जो पहले तो ये कि ये अपहरण का उद्योग या अपहरण का ये काम या अपहरण का ये अपराध ये शुरू ही डकैतों से, जंगलों से हुआ। भिंड मुरैना के जंगलों में, बीहड़ों में, इधर चित्रकूट और बांदा के जंगलों में, वहां से ये अपहरण का अपराध शुरू हुआ। जब उस समय के तमाम फेमस डकैत अपने लोगों से, व्यापारियों को, छोटे मोटे व्यापारियों को जिनसे दुश्मनी है उनको, राइवल गैंग के मेंबर्स को और भी लोगों को ये उठवा लिया करते थे और उनसे रैंसम की रकम लेने के बाद ही उनको छोड़ते थे। उस समय ये अपराध शहरों की तरफ नहीं आया था। तमाम तो ऐसे भी दस्यु सम्राट हुए हैं या दस्यु सरगना हुए हैं या डकैत हुए हैं जंगलों में, बीहड़ों में, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की नीयत से अपने विरोधी गैंग को या किसी और को ये अपहरण करना शुरू किया था। बाद में इसमें फिरौती ली जाने लगी। वो डकैती डालकर पैसा वसूल करते थे या डकैती डालकर पैसा लूटते थे, लोगों की हत्या करते थे। लेकिन पकड़ लेकर, जिसे उस जमाने में पकड़ ही कहते हैं, भिंड मुरैना के जंगलों में, जिसको किडनैपी आप कह सकते हैं, उनको अपने पास बंधक बनाकर उनसे पैसा वसूलने का काम नहीं करते थे। मैं दशक वाइज आपको बताऊं, आपको ये क्रोनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। मान सिंह, डाकू मान सिंह 1920 के आसपास, 1955 मोहर सिंह 1960, पान सिंह तोमर 1980-81 के बीच ही मारे गए थे। मोहर सिंह के बारे में कहा जाता है, ये 1960 में मारा गया था, कि ये पहला डकैत था जिसने दिल्ली के एक बड़े उद्योगपति को छलावे से ग्वालियर तक बुलवाया था, वहां उसकी किडनैपिंग की थी और वहीं उससे रकम वसूली थी, रैंसम की। पान सिंह तोमर का मैंने बता दिया। सीमा परिहार वर्ष 2000 में जब इन्होंने सरेंडर किया, उसके पहले ये लोग किडनैपिंग किया करते थे, लेकिन इनकी किडनैपिंग में ज़्यादातर राइवलरी का पुट हुआ करता था, रैंसम का पुट कम हुआ करता था। उसी की श्रेणी में फूलन देवी भी थी। ये रैंसम की शुरुआत सबसे पहले वीरप्पन ने शुरू की, उसके बाद उत्तर प्रदेश में ददुआ और निर्भय गुजर ने। बड़े व्यापारियों को, बड़े लोगों को टारगेट करना, उन्हें उठाकर ले आना, लंबे लंबे समय तक उन्हें बंधक बनाकर रखना और पैसा मिल जाने पर ही उनको छोड़ना। 2005 में निर्भय गुजर के मरने के बाद और 2004 में वीरप्पन के मरने के बाद और 2007 में ददुआ के मरने के बाद ये रैंसम के लिए पकड़ जंगलों से बाहर निकल आई। बाहर तो ये लगभग 2000 से थोड़ा पहले, जब बॉलीवुड में ये शुरू हुआ तब ये निकल आई थी, लेकिन शहरों में ये लगभग 2000 के आसपास बहुत तेजी से बाहर आ गई और उसके बड़े इम्पोर्टेंट प्लेयर भी थे। राजू भटनागर, बबलू श्रीवास्तव और इनके सबके गुरु लक्ष्मी नारायण, चार्ल्स शोभराज, शंकर नारायण, ब्रिजमोहन शर्मा और दिनेश ठाकुर। अपहरण को ये बीहड़ों से निकालकर शहरों तक ले आए। मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। ये बिल्कुल उद्योग की तरह काम करने लगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और
इसका गढ़ मुंबई। बबलू श्रीवास्तव जेल से यह काम करने लगा और दाऊद इब्राहिम अबू सलेम दुबई में बैठकर यह काम करने लगे। जो भी समाज में थोड़ा संपन्न था, डॉक्टर्स इनके सॉफ्ट टारगेट थे। बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों का 90 के दशक में उनका अपहरण हुआ था। डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी कोचिंग्स के संचालक, सोने चांदी के बड़े व्यापारी, बड़े कपड़ा और लोहा के व्यवसायी, बड़े इंजीनियर और बड़े आर्किटेक्ट। राजू भटनागर ने तो मध्य प्रदेश को छलनी कर दिया था। मुंबई में अबू सलेम के ऑपरेटर्स और बबलू श्रीवास्तव के ऑपरेटर्स ने बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को टारगेट किया, किडनैप किया और उनसे पैसा लिया। इसको 4 कदम और आगे बढ़ाया बबलू श्रीवास्तव ने, जब उसने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले की सूची मंगवा ली, हथिया ली, निकलवा ली, धमका के निकलवा ली, और उसमें स्टेटस देखा कि किसने किसने कितना इनकम टैक्स भरा है, और उस हिसाब से उसके लड़के, उसके गुर्गे उनको टारगेट करके और उनके लड़के उठा लेते थे। हवाला के जरिए रैंसम मनी दुबई पहुंचाई जाने लगी। 95 से 2000 के बीच में इतनी बड़ी बड़ी किडनैपिंग हुई, बड़े बड़े लोगों की किडनैपिंग हुई। फिर दाऊद और इरफान गोगा ने मिलकर देश के बड़े शोरूम से बड़ी गाड़ियां निकालने वालों की सूची इन लोगों ने मंगवा ली। लग्जरी गाड़ी जिसकी 1 से अधिक गाड़ियां निकाली गई शोरूम से, उनको टारगेट किया। इनके लड़के उनको उठवा लेते थे और फिर वही पैसा हवाला के जरिए दुबई पहुंच जाता था। 95 से 2005 के बीच की सारी बड़ी किडनैपिंग में, किडनैपिंग यानी अपहरित पैसा देकर, यानी रैंसम का अमाउंट पे करने के बाद ही वापस आ पाया था। मैं ये हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं कि 1900 से, यानी जो मैंने आपको बताया मानसिंह से, डाकू मानसिंह से लेके अब तक किडनैपिंग इंडस्ट्री में भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए। पहले की किडनैपिंग इसलिए थी कि किसी ने मुखबरी की है, उनके राइवल गैंग ने इनके गैंग के किसी को मार दिया है, पकड़ के बैठे हुए हैं। फिर धीरे धीरे ये अपना गैंग चलाने के लिए आसपास के लोगों को किडनैप करके उनसे छोटे मोटे सामान फिरौती में लिए जाने लगे। फिर उसके बाद जब ये वीरप्पन, निर्भय गुजर और ददुआ का दौर आया तो ये जंगल में बैठ के किडनैपिंग करने लगे। किडनैपिंग शहर से भी ले आते थे अगर, तो जंगल में ही रखा जाता था। महिलाएं किडनैपिंग की इन लोगों ने, कम उम्र की लड़कियां किडनैप की इन्होंने। बहुत ढेर सारे किस्से हैं। जो नए लड़के हैं वो गूगल में जाके इन सभी के किस्से देख सकते हैं। लेकिन खतरनाक ये तब हुआ जब ये शहरों में आ गया। 95 के बाद या 90 में कह लें आप, 90-91 में बहुत खराब दशक था पुलिसिंग के हिसाब से, कहीं के लिए भी, उत्तर प्रदेश नहीं कहीं के लिए भी। आप जितनी बड़ी उस समय की इस तरह की क्राइम की घटनाएं देखेंगे, सब उसी समय की हैं। और इसी क्राइम की उपज बहुत दिनों तक पार्लियामेंट और विधानसभाओं में देखे गए। बड़ा पैसा इकट्ठा करना और उसके बाद इलेक्शन लड़ना। तो ये उनके लिए है जो क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। क्रिमिनोलॉजी एज ए सब्जेक्ट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाने लगा है, या जिनका क्राइम में इंटरेस्ट है, या जो क्राइम की विभिन्न विधाओं से बहुत परिचित नहीं है। इसलिए मैंने बताया डॉक्टर दीपक अग्रवाल की किडनैपिंग के सिलसिले में, और इसलिए भी कि किडनैपर ने कहा था कि तुम चाहो तो पुलिस को बता सकती हो, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। आप सोच लीजिए क्या दौर था वो, कैसे अपराध थे ये। खैर, डॉक्टर दीपक की पत्नी को जैसे ही पता लगा, उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी।
कि साहब मेरे पास ऐसा ऐसा फ़ोन आया था। पुलिस ने भी वेरीफाई किया, डॉक्टर साहब का कोई पता नहीं लगा। 2-3 दिन, चूंकि सबसे फेमस डॉक्टर, सबसे बड़े डॉक्टर इलाहाबाद के, इलेक्शन का दौर था, पूरे शहर को धरना प्रदर्शन, सड़क जाम से जाम कर दिया गया पुलिस पर दबाव बनाने के लिए। 26 तारीख को डॉक्टर साहब अपनी फिरौती देकर वापस आ गए। न तो धरना प्रदर्शन से कुछ बात बनी, न पुलिस पर दबाव बनाने से कोई बात बनी, न तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके लिए इसको मुद्दा बना लिया था इलेक्शन का, उससे कोई बात बनी। डॉक्टर साहब को फिरौती की रकम देनी पड़ी और तब वो वापस आए। उनके वापस आने पर पुलिस ने डॉक्टर साहब से बहुत प्रयास किया पूछने का, लेकिन डॉक्टर साहब को इतना धमका दिया था 5-6 दिनों में अपहरणकर्ताओं ने, इतना परेशान कर दिया था, इतने किस्से सुना दिए थे उनको कि वो टस से मस नहीं हो रहे थे। बड़े डॉक्टर थे, उनके साथ कोई जोर ज्यादती भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन पुलिस को क्लू दिया उनके गार्ड ने, कमलेश ने। हालांकि दोनों लोगों को सिर झुका दिया गया था, उनको ये पता नहीं था कि वो उन्हें कहाँ ले जाया गया है। लेकिन गार्ड ने ये बताया कि जब हम लोग उठाए गए तो बिल्कुल सुनसान था, गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी थी। लेकिन लगभग 17-18 मिनट बाद हम ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां हॉर्न की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, यानी काफ़ी ट्रैफिक था वहां पर, भीड़ भाड़ वाली जगह थी। ये जगह बाद में जब आइडेंटिफाई हुई तो ये मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज उस समय था, अब वो MNIT है, उससे और फाफा मऊ के पुल के बीच की जगह थी। उसके बाद उसने बताया कि साहब संभवतः पुल था, क्योंकि हर 1 मिनट के बाद हल्का सा झटका जैसे होता है, हल्का सा गाड़ी में ऐसा लगता है कि हल्का सा झटका लगा, और हर मिनट पर वो झटका रिपीट हो रहा था। और ऐसे 20-25 झटके, झटका नहीं कहेंगे आप उसे, हल्का सा धक्का कह लें आप उसे, ये लगे हैं। तो फिर ये माना गया कि ये फाफा मऊ का पुल रहा होगा, क्योंकि वहाँ 2 खंभों के बीच जो स्पैन ऊपर पड़ा होता है, उसके जॉइंट पर जब गाड़ी निकलेगी, या किसी भी ऐसे पुल पर जिसके जॉइंट, जिसको बिल्कुल सटाया नहीं गया है, उसकी सिविल इंजीनियरिंग जो उसको कहती है, थोड़ी सी स्पेस होती है हीट में फैलने के लिए, वेट में ठंडे में सिकुड़ने के लिए, तो वहाँ हल्का हल्का झटका सा लगता है। और जितनी बार उसने गिना था, वहीं सिर नीचे किए हुए गाड़ी में फर्श की तरफ पड़े हुए लगभग उतने ही खंभे फाफा मऊ के पुल पर हैं, गंगा के ऊपर जो पुल बना हुआ है। उसके बाद उसने बताया कि कोई 12, 14 या 15 मिनट बाद हम लोगों को एक कमरे में ले जाया गया। कमरे में ही एक ही कमरा था, चूंकि सारे लोग वहीं इकट्ठा हुए, तो अपहरणकर्ताओं में से एक ने डॉक्टर साहब से उनके घर का नंबर पूछा। डॉक्टर साहब ने नंबर बताया, वो फौरन वहां से निकल गया और 10 मिनट में ही वापस आ गया। लोगों ने पूछा बात हो गई, उसने कहा हाँ हो गई। कौन मिला था? उन्होंने कहा इसकी बीवी मिली थी। अच्छे से समझा दिया? हाँ साहब अच्छे से समझा दिया। यानी हम लोगों को जहां रखा गया था वहां से 5-6 मिनट की दूरी पर ही ये PCO रहा होगा। पुलिस ने फाफा मऊ के आगे जो उसका बताया हुआ समय था, जब वो उसका ढूंढना शुरू किया तो वो जगह मलाक हर हर निकली। चूंकि वो बहुत छोटी सी जगह थी, उसमें 10-12 PCO ही थे, इसलिए वो PCO का भी पता लग गया और उस मकान का भी जहां इनको रखा गया था। फिर 26 तारीख को जब वो लौट के आ गए तो 2 फरवरी को DIG रेंज इलाहाबाद, वर्तमान में DIG रेंज जिसको आप प्रयागराज कहेंगे, श्री SK गर्ग साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया कि हमारी टीम ने
अपहरण का पर्दाफाश कर दिया। 6 लोग पकड़े और फिरौती जो दी गई थी उसमें से 4 लाख या 5 लाख रुपए बरामद भी हो गए। जो 2 लोग मुख्य उसमें पकड़े गए उनमें से एक का नाम अशोक सिंह, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट था और सर पीसी बनर्जी हॉस्टल यानी पीसीबी जिसको कहते हैं उसमें रहता था। वो मूल रूप से सुल्तानपुर के लंबुआ थाना क्षेत्र के गांव रूपी का पुरवा का रहने वाला था, रायगढ़ भी कहते हैं इसको। और दूसरा अशोक मिश्र, वो भी लंबुआ का ही जयगोपुर का रहने वाला था। पुलिस इस तरह से अपहरण की इस पूरी गुत्थी को समझाने में समझ पाई। अगर जो थर्ड सेंस से गार्ड ने जितनी बातें बताई थी बिना देखे हुए, अगर उसने न बताई होती तो इसमें और समय लगता। मैं आगे बताऊंगा कि डॉक्टर साहब क्यों नहीं बोल पा रहे थे या क्यों बोलने से कतरा रहे थे। अशोक सिंह से श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई, सत्य बोलक तक गई, लेकिन जब बिल्कुल एकदम चरम पर पहुंच गई पूछताछ तो उसने सब कुछ बता दिया। उसने ये बताया कि साहब हम लोग ऐसे ऐसे 5 लोग थे, हम लोग ऐसे ऐसे ले गए। फ़ोन किया, फ़ोन करके इत्मीनान हो गया कि घर वाले पैसे का इंतज़ाम करेंगे। डॉक्टर की गाड़ी मारुति जैन से ही हम उसे ले गए थे। दिसंबर से ही हम लोगों ने इसकी प्लानिंग कर रखी थी, एक मकान वहाँ किराए पर ले रखा था। और उसी रात डॉक्टर साहब की मारुति जैन UP 70K 8200 8200 उसको दीपक सिंह उर्फ गुड्डू ने, जो अपहरणकर्ताओं में एक था, उसने लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन के पास KKC स्कूल है उसी के सामने पेट्रोल पंप से थोड़ा पहले छोड़ दिया लावारिस और वापस चला आया। अगले दिन फ़ोन करके हम डॉक्टर से उसके लैंडलाइन फ़ोन पर इसलिए फ़ोन नहीं करते थे कि हम जानते थे कि पुलिस को पता होगा और पुलिस ने उस नंबर को कहीं न कहीं से पैरेलल पर लगवा के सुनने का काम कर रही होगी। इसलिए डॉक्टर से उसके रिश्तेदारों का नाम पूछ पूछ के अलग अलग बार अलग अलग रिश्तेदारों को फ़ोन करते थे। ऐसे ही एक रिश्तेदार को फ़ोन करके बताया गया कि डॉक्टर साहब की गाड़ी 4 बाग रेलवे स्टेशन के पास KKC के आसपास खड़ी हुई है। उस रिश्तेदार ने फौरन पुलिस को बताया और पुलिस ने बताई हुई जगह पर ये कार को बरामद कर लिया। अशोक सिंह ने आगे बताया कि उनके गैंग का लीडर पप्पू तिवारी है, उसको पप्पू शूटर भी कहते हैं, फैजाबाद का रहने वाला है। दूसरा जो इसमें शामिल था वो अमित सिंह है। कहने लगा साहब अमित सिंह बड़ा प्लानर है। अमित सिंह ने दिसंबर में ही किराए का मकान ले लिया था, रूट तय कर लिया था, कहाँ से पीछा करना है, कहाँ उठाना है, 10 बार रैकी करके अमित सिंह ने सारी चीज़ें जानकारी कर ली थी। इसके अलावा जो तीसरा आदमी था वो था संदीप सिंह उर्फ गुड्डू, वो भी फैजाबाद का रहने वाला था। उसने आगे बताया कि साहब मलाक हर में शाम को खाने में नींद की गोलियां मिला दी गईं। डॉक्टर और उनका गार्ड जब अच्छी नींद में हो गया तो अगले दिन सुबह हम लोगों ने एक दूसरी गाड़ी मंगवाई और उस गाड़ी से हम इन दोनों को पुलिस लाइन सुल्तानपुर ले गए। पुलिस लाइन सुल्तानपुर जो पुलिस की एक्टिविटी का हब होता है किसी भी जिले की, रिजर्व पुलिस लाइन कहते हैं। और उन दोनों को क्लास 4th एम्प्लॉय इंदु मिश्रा, जिसका जो पद नाम था वो अर्दली प्यून थी पुलिस में, उसके सरकारी क्वार्टर में इन दोनों को रखा गया। उस समय वो पुलिस लाइन के बाहर कोई दूसरा प्राइवेट कमरा लेके रहती थी और उसके ठीक बगल में उसकी सगी बहन
जो क्लास फोर्थ कर्मचारी थी, उसका नाम था नीतू मिश्रा। नीतू मिश्रा के साथ एक और महिला पुलिसकर्मी अनीता भी रहती थी, और यह बताया गया कि यही लोग खाना लाकर इन दोनों को दिया करती थी। पुलिस लाइन के भीतर इलाहाबाद के सबसे बड़े डॉक्टर को किडनैप करके रखा गया और पुलिसकर्मी खाना खिलाते थे। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह हुआ था। इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी श्री एस के गर्ग ने बताया कि ये तीनों पुलिसकर्मी, हालांकि सभी क्लास फोर्थ थे और उनमें से एक ही इंदु मिश्रा ही रेगुलर पुलिसकर्मी थी, बाकी दोनों वो संविदा पर जो कुछ समय के लिए रखे जाते हैं, टेम्परेरी, वो पुलिसकर्मी थी, लेकिन रहती सब पुलिस लाइन के भीतर ही थी। जिस टाटा सूमो का अपहरण में उपयोग किया गया था, उसके चालक जगदम्बा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। घर वाले रैंसम देना चाहते थे, सक्षम थे, पूरा पैसा 50 लाख दे सकते थे, लेकिन पुलिस ने उनको ये कहा कि भाई आप थोड़ा टाइम लीजिए, बार्गेन करिए, हमको भी समय मिलना चाहिए ये पता करने के लिए कहाँ से फ़ोन हो रहा है, कहाँ रखा गया होगा। दूसरा ये है, आप ये इंश्योर कर लीजिए उससे बातचीत करके कि डॉक्टर साहब के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। जब उनसे जिद करिए कि हम डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे तभी रैंसम देंगे। घर वालों ने यही किया। उस समय मोबाइल फोन बहुत रीच पर, बहुत पब्लिक की रीच में नहीं थे, तुरंत के तुरंत 98 में शुरू हुए थे, 97-98 में। अशोक सिंह ने बताया कि हम लोगों ने बैठ के बात की कि भाई पुलिस लाइन से इसको ले जाके बाहर पीसीओ में बात कराना ये रिस्की है, क्योंकि अखबारों में इतनी खबरें छप चुकी हैं, इतना धरना प्रदर्शन हो चुका है, इतना बवाल हो चुका है कि अगर किसी ने पहचान लिया, बड़ा डॉक्टर है, बगल का जनपद है, किसी ने पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तो ये तय हुआ कि किसी से मोबाइल फोन शहर से मांग कर लाया जाए, किसी भी बहाने से लाया जाए, और अगर नहीं लाता है तो छीन कर लाया जाए, नहीं देता है तो। संदीप उर्फ गुड्डू सुल्तानपुर गया और किसी से, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास मोबाइल थे, किसी से मोबाइल फ़ोन मांग कर लाया और मोबाइल फ़ोन से संदीप की उनके एक रिश्तेदार से बात कराई, एक क्या बल्कि 3 रिश्तेदारों से बात कराई, ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि संदीप सिंह हमारे ही कब्जे में है, हम ही रैंसम मांग रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक है। पहले ये बात 50 लाख पे तय हुई थी, लेकिन चूंकि पुलिस ने कह रखा था कि भाई रैंसम बार्गेन करिए और ये करिए वो करिए, हमें भी टाइम मिले, हालांकि पुलिस कर कुछ नहीं पाई थी। बात 30 लाख पे तय हुई। उस पर भी बात तय हुई कि 15 लाख हम अभी तुरंत दे पाएंगे, इतना कैश एक साथ नहीं है, बैंक से निकालने पर पुलिस की नज़र रहती है, पुलिस हमारा पीछा कर लेगी, तो हम 15 लाख जो घर में हैं वो लेकर आते हैं, बाकी के 15 लाख महीने भर के भीतर 2 किश्तों में जमा कर देंगे। 26 जनवरी की रात डॉक्टर साहब के 2 करीबी इस पैसे को लेकर बताई हुई जगह पर गए। जगह जो बताई गई थी वो सुल्तानपुर से 4 किलोमीटर दूर जौनपुर रोड पर, भीतर पगडंडियों के भीतर बताई गई थी। रिश्तेदारों ने उस दिन 15,10,000 रुपए अपहरणकर्ताओं को उसी जगह पर दे दिए और ये रिक्वेस्ट की कि आप हमको आज ही, हम तब तक वेट करेंगे जब तक आप हमें डॉक्टर साहब को दे नहीं देंगे, आपका कहा मैंने पूरा कर दिया, हम डॉक्टर साहब को लेके ही जाएंगे। अपहरणकर्ताओं ने कहा कि ठीक है, आप फला पीसीओ पर वेट करिएगा, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे, मैं फला नाम से फ़ोन करूंगा और आपको फला नाम से बुलवाऊंगा, पीसीओ वाला आपको बुला देगा। वो लोग रैंसम देने के बाद फिर सुल्तानपुर आए और उसी पीसीओ पर वेट करने लगे। डॉक्टर साहब को सुल्तानपुर से 12 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर प्रतापगढ़ रोड पर कच्ची, घुमावदार, पक्की तमाम गलियों में, उसमें खेतों में, मेड़ों पे घुमाते हुए
एक निर्जन स्थान पर छोड़ दिया और उनको बताया कि पैदल पैदल यहाँ से फला जगह तक जाएंगे, वहीं पर वेट करिएगा सड़क के किनारे, आपको लेने के लिए लोग आ जाएंगे, घर वाले। फिर थोड़ी देर में अपहरणकर्ताओं ने उस पीसीओ पर उनके उस रिश्तेदार को बुलाकर बता दिया कि आप वहां चले जाइए, आपके पहुंचने से पहले आपको सड़क के किनारे दोनों लोग खड़े हुए मिलेंगे। ये दो लोग जो थे वो पकड़े गए, बाकी पप्पू तिवारी, संदीप सिंह उर्फ गुड्डू और तीसरा आदमी अमित सिंह, ये तीनों फरार हो गए। फिर पप्पू तिवारी ने दूसरे लड़कों के साथ इलाहाबाद के दूसरे मशहूर न्यूरोसर्जन कार्तिकेय शर्मा का भी अपहरण कर लिया था। बड़ी मोटी रकम उनसे रैंसम में वसूली गई थी। फिर बाद में मैंने अपनी टीम के साथ पप्पू तिवारी के साथ एनकाउंटर हुआ लखनऊ में। पप्पू तिवारी उसमें मारा गया। संदीप भी लोकल पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। इन लोगों ने एक के बाद एक इतनी घटनाएं की थी किडनैपिंग की कि मैं बता नहीं सकता। आज की घटना, आज की अपहरण की घटना सिर्फ एक बानगी थी कि किस तरह अपहरण एक उद्योग के रूप में उस समय चलाया जा रहा था। डॉक्टर को पुलिस लाइन में रखना किडनैप करने के बाद और बार बार निकलकर रैंसम मांगना अलग अलग पीसीओ से। डॉक्टर साहब या उनके परिवार या डॉक्टर साहब छूट के आ भी गए होंगे तो अभी भी उनके दिमाग में यही चलता होगा कि जरूर पुलिस कहीं न कहीं मिली हुई थी, जरूर पुलिस का हिस्सा भी रहा होगा। बिना पुलिस की मिलीभगत की मेरी किडनैपिंग नहीं हुई, ये जरूर उनके दिमाग में घूमेगा, किसी के भी दिमाग में घूम सकता है, क्योंकि उन्हें पुलिस लाइन में रखा गया था। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि जिन जिन का एनकाउंटर हुआ इससे संबंधित हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पैसों का लालच देके उस महिला क्लास 4 कर्मचारी को उसका घर पहले से इन्होंने तय कर रखा था और उसको ये नहीं पता था ये कौन है। लेकिन फिर भी पैसे का लालच हो चाहे जो भी बात हो, पुलिस लाइन में डॉक्टर साहब रखे गए थे। ये वो वक्त था 2001 का जब उत्तर प्रदेश में अपहरण की घटनाओं में 68% की वृद्धि हुई थी। 68%। वर्ष 2000 में 91 से 2000 यानी पूरे 10 साल में, एक दशक में कुल 200 से कम अपहरण हुए थे 10 सालों में। पर अकेले 2001 में 250 अपहरण, किडनैपिंग फॉर रैंसम, ये रिकॉर्ड्स पे हैं। बबलू जेल से कर रहा था, बबलू श्रीवास्तव, दाऊद और अबू सलीम दुबई से कर रहे थे, तमाम और प्लेयर इधर उधर बैठ के कर रहे थे, कोई मुंबई से, कोई इंदौर से, राजू भटनागर वहां बैठे बैठे कर रहा था मध्य प्रदेश में। अबू सालिम ने कानपुर के मसाला व्यवसायी अरुण गुप्ता को उठवाया, आजमगढ़ में रखा, बड़ी मोटी रकम उनसे रैंसम के रूप में वसूल की। बस्ती के बड़े व्यापारी का लड़का राहुल मदेशिया, इसको उठवाया और इसकी बरामदगी तत्कालीन मंत्री अमरमणि के अपने मकान से हुई थी। और तभी अमरमणि त्रिपाठी को, और उस समय वो मंत्री थे, जब मंत्री के मकान से किडनैपिंग की बरामदगी हुई तो उस समय वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। बरामदगी के तुरंत बाद उन्हें मंत्रिमंडल से निष्कासित किया गया, बर्खास्त किया गया। उसी समय यानी उसी साल 2001 में ही फैजाबाद के बड़े चीनी उद्योगपति के बेटे संजय झुनझुनवाला का अपहरण हुआ था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अपहरण की बाढ़ आ गई थी। और इसमें अपहृत को छुड़ाने में या छूट कराने के बाद पता करने में 1 दर्जन से ज़्यादा अपहरणकर्ता मारे गए थे और 2 दर्जन से ज़्यादा
अपहरणकर्ता पकड़े भी गए थे, लेकिन फिर भी ये अबाध गति से चलता रहा। मुजफ्फरनगर में जितेंद्र की किडनैपिंग हुई, छुड़ाने में 3 मारे गए। इटावा में राजकुमार की किडनैपिंग हुई, नहीं पकड़े गए किडनैपर्स, राजकुमार पैसा देकर वापस आया। कानपुर देहात में करण की किडनैपिंग हुई, वो भी पैसा देकर वापस आया। जालौन में कुंवर सिंह की किडनैपिंग हुई, पैसा देकर वापस आए। कन्नौज से पंकज टंडन की किडनैपिंग हुई, वो भी पैसा देकर वापस आए। गाजियाबाद से विनय कुमार की किडनैपिंग हुई, छुड़ाने में एक अपहरणकर्ता को पुलिस ने मार दिया, सकुशल छुड़वा लिया। खुर्जा में भट्टा व्यवसायी पन्नालाल शर्मा की किडनैपिंग हुई, पुलिस ने घेराबंदी की, 3 अपहरणकर्ताओं को मार दिया और पन्नालाल शर्मा को सकुशल बरामद कर लिया। बहुत लंबी लिस्ट है, सिर्फ 2001 की। इससे संबंधित एक कटिंग मुझे मिली है जो मैं आज कम्युनिटी पर पोस्ट करूंगा, आप भी एक नजर देखिएगा। हालांकि अब इस तरह की घटनाएं नहीं होती, एकदम नहीं होती ये तो मैं नहीं कह सकता, थोड़ी बहुत होती, लेकिन इनके पीछे कारण दूसरे होते हैं। संख्या इनकी बहुत कम है, पब्लिक जागरूक है और पुलिस के पास मॉडर्न टेक्निक्स बहुत सी हैं। मोबाइल के बिना काम चल नहीं सकता किसी का, वो मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे और पकड़े जाएंगे। क्योंकि पूरे देश में मोबाइल आने के बाद कम से कम अपराध की इस श्रेणी यानी डकैती में बहुत गिरावट आई है। और मैं बता दूं कि मोबाइल के आने के बाद ही 3 सबसे बड़े दस्यु सम्राट जो हुए हैं इतिहास में देश के, उन तीनों का अंत मोबाइल की वजह से हुआ था। मैं आपको बता दूं, तीनों हैं वीरप्पन, ददुआ और निर्भय गुर्जर। इन तीनों का सन भी मैं आपको बता दूं कि ये किस किस सन में मारे गए थे, उससे आपको अंदाज लग जाएगा। ठंडक आज बहुत है, एकदम हाथ नहीं हिल रहा है। वीरप्पन 2004 में, निर्भय गुर्जर 2005 में और ददुआ 2007 में मारे गए। जैसे ही इन्होंने मोबाइल पकड़ा वैसे ही ये मारे गए। इसीलिए अब इस तरह के अपराध में कमी आ गई है। आशा है आप अपहरण की इस क्रोनोलॉजी से अवगत हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप कुछ इसमें विशेष पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल करिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।